सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सबसे पहले आज के बाल संसद इस सत्र के लिए नवोदय विद्यालय तुळजापुर यहाँ पर हमारे जो सम्मानीय अतिथिगण आए हैं इनका जो है सबसे पहले कर्तव्य ध्वनियों से सभी लोग जोर से तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। आज के सम्मानीय अतिथिगण इसमें डॉक्टर सतीश कदम सर और उनके साथ जो है प्रदीप कदम सर, इनका हमारे विद्यालय के अंदर आगमन हो गया है। बहुत सौभाग्य की बात है और आशीर्वचन के रूप में और हमेशा हमें एक मार्गदर्शक के रूप में जो अक्सर साथ देते हैं, तो उनका आगमन हो गया है। तो विद्यालय की ओर से परंपरा के रूप में जो है उनका स्वागत करने के लिए सम्मानीय प्राचार्य सर, इन्हें मैं अनुरोध करता हूं विद्यालय की ओर से जो है सतीश कदम सर, इनका विद्यालय की ओर से शॉल पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें सर। सर, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा जाता है और भारत देश जो है एक प्रणाली के ऊपर चलता है जिसको हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। लोकतंत्र का चुनाव ही चुनाव के माध्यम से होता है और चुनाव में चयनित जो उम्मीदवार है उन्हें हम किस में भेजते हैं? पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो पार्लियामेंट आखिरकार चलता कैसे है, वहां से देश को संचालित कैसे किया जाता है, इसका लघु रूप विद्यालय के छात्रों के द्वारा यहाँ पर प्रकट करने का प्रयास किया गया है। बहुत अल्प समयावधि में हमारे साथी डॉक्टर किशोर चौधरी सर, इनके द्वारा जो है इसका पूरा प्रिपरेशन किया गया, स्क्रिप्ट बनाया गया और बच्चों को सर रोल आवंटित किए गए और उनका रिहर्सल भी सर के द्वारा लिया गया। और आज ये जो है हर साल हम लेते हैं इसको, तो बाल संसद के रूप में आज ये पूरे जो बच्चे जो है आपके सामने संसद में क्या चलता है, मिनिस्टर कैसे जो है क्वेश्चन का जवाब देते हैं, विपक्षी दल कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, स्पीकर किस पद्धति से उनको वहां पर जो है अपना जो है सम्मति दर्शाता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है संसदीय कार्य मंत्रालय कैसे चलता है, ये इसका एक लघु रूप हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अधिक समय न लेते हुए जो है इस आज के बाल संसद पीएम श्री नवोदय विद्यालय धाराशिव के बाल संसद को जो है हम आपकी अनुमति से सर, प्राचार्य सर की अनुमति से जो है प्रकट करना चाहते हैं। कृपया आप अनुमति दे दीजिए। माननीय सदस्यगण, बाल संसद के इस विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी की उपस्थिति का इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस बाल संसद सत्र की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व बाल संसद के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महासचिव महोदया। सुश्री सुप्रिया काले तेलंगाना के रंगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेगी सुश्री सुप्रिया काले। आप शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। मैं सुप्रिया काले बाल संसद की सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के कारण विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान पर सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेती हूँ। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करूंगी और जिस कर्तव्य का निर्वहन करने जा रही हूँ उसे निष्ठापूर्वक निभाऊंगी।
आप शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? मैं मराठी भाषा में शपथ लेना चाहूंगा। मी उजेर शेख महाराष्ट्रातील चंद्रपूर निवडणूक क्षेत्रातून बाल संसद सदस्य म्हणून निवडून आल्यामुळे विधीने स्थापित भारताच्या संविधानावर खरी श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेतो। मी भारताच्या सार्वभौमत्व आणि एकात्मतेचे रक्षण करेन आणि मला सोपवलेल्या जबाबदारीचे प्रामाणिकपणे पालन करेन। शोक प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया और उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के घा गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह न केवल एक महान अर्थशास्त्री और राजनेता थे, बल्कि एक समर्पित शिक्षक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में देश ने आर्थिक संकट के समय मजबूती हासिल की। उन्होंने 5वें वेतन आयोग के दौरान कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भारी अनुदान दिलाया और शिक्षकों को आईएएस अधिकारियों के बराबर वेतन दिलाने की पहल की। आज शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षक गरिमामय जीवन जीने में सक्षम है। यह उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका संयम, मितभाषी स्वभाव और समर्पण उन्हें एक आदर्श नेता बनाता है। उन्होंने कभी आलोचना या अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। उनकी नीतियों ने भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर किया। उनका निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम सब उनका योगदान सदा याद रखेंगे। मैं सदन की ओर से उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। डॉक्टर सिंह ने उच्च शिक्षा और अर्थव्यवस्था में अतुल्य योगदान दिया। मैं भी अपनी और अपने दल की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। उनका कार्य हम सब के लिए प्रेरणादायक रहेगा। सदस्यगण, कृपया दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक प्रकट करने हेतु कुछ क्षणों के लिए अपने स्थान पर मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश देंगे। माननीय प्रधानमंत्री सदन से नए मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से सदन का नए मंत्रियों से परिचय करवाना चाहूंगा। नए मंत्रियों की सूची में वित्त मंत्रालय सुश्री आकाशी करेटे को प्रदान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय सुश्री काव्या चौधरी को प्रदान किया गया है। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 सुश्री शिवांशी मेघे। चेहरे पर तेजाब डालकर बोलो, क्या पाया है तुमने? रूह हमारे जलाकर बोलो, क्या पाया है तुमने? यूं हमें रुलाकर बोलो, क्या पाया है तुमने? यह मत समझना कि टूट गए हैं हम, यह मत समझना कि टूट गए हैं हम। देख फिर से जमाने को बदल रहे हैं हम, देख फिर से जमाने को बदल रहे हैं हम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं के प्रति एक संवेदनशील व्यक्ति है और आज मेरा मुद्दा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में एसिड अटैक से कई महिलाओं का जीवन बर्बाद हो गया है और अब तो हमें भी ये डर लगने लगा है कि कोई कभी हम पे भी एसिड अटैक न कर दे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय के मंत्री जी के समक्ष राष्ट्रपति की ओर से अपने कुछ प्रश्न रखना चाहती हूँ जो समाज में व्याप्त गंभीर समस्या एसिड हमलों से संबंधित है। क्या एसिड की बिक्री पर मौजूदा नियमों के बावजूद एसिड तक आसानी से पहुंच संभव है? यदि हाँ, तो इसके बारे में क्या विवरण है? क्या सरकार ने महिलाओं पर होने वाले एसिड हमलों में इस्तेमाल होने वाले एसिड की बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो इसके बारे में क्या जानकारी है?
पिछले 3 वर्षों में निर्दोष लोगों पर एसिड हमले करने वालों के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है? सदन को इसके बारे में जानकारी चाहिए। और साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि पिछले 3 वर्षों में एसिड हमलों की कितनी शिकायतें दर्ज की गई है और उनमें से कितने आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। मैं गृह मंत्रालय के मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। होम मिनिस्टर प्लीज। Honorable Speaker, I am worried about safety of all humans, but I am not afraid, and no one should be frightened. As government is trying its best to reduce and stop acid attacks on women, and we have believed that in future there will be no acid attack on women. According to their question, I would like to say that as police and public order are state subject under 7th schedule of the Constitution of India, the state government has responsibilities to maintain law and order, protection of life and property of citizens, including investigation and prosecution of crime against the citizen. The state government is able to deal with such offences under extant provisions of law. State regulate the possession and sale of acids and corrosive chemicals, including wholesale and retail sale in terms of Poison Act 1930. As government is trying its best to regulate the sale of acids and corrosive chemicals to all the states and duty. Data is not maintained centrally on sale of acids and corrosive chemicals. To regulate the sale of acid, the Ministry of Home Affairs has circulated model poison rules to all the states and duty. Our government is very much concerned about the acid attacks on women. That's why the Ministry of Home Affairs has also issued advisory to all the states and duty to review and ensure that retail sale of acid are strictly regulated in terms of Poison Rule 1990. This will ensure that acid is not used in crime. That the latest advisory has been issued on 12 August 2023. I repeat, the latest advisory has been issued on 12 August 2023. As the government is taking responsibilities for the same in last 3 years, and we are promising that in coming years there will be no acid attacks on women. Honorable Madam Speaker, I hope my position might have got answer. क्वेश्चन नंबर 102 निस्थिति खरड़कर। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न विधि एवं न्याय मंत्री से है कि मंत्री जी ऐसा सुनने में आया है कि सरकार द्वारा वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया लगातार चलाई जा रही है। क्या इस प्रकार के कार्यक्रम से हमें कोई फायदा होगा? क्या इस प्रकार हमारी निजी जानकारी को डिजिटलाइज करके हमारी प्राइवेसी को खतरा नहीं होगा? क्या साइबर लुटेरे हमारी इस जानकारी को चंद मिनटों में नहीं चुरा सकते? तो सरकार ने हमारी इस सुरक्षा हेतु क्या उचित प्रबंध करके रखे हैं? कृपया लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जानकारी प्रदान करें। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड के साथ लिंक कर रही है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या वो नामांकन की सामने आ रही है, जिसमें एक ही व्यक्ति के कई चुनाव क्षेत्र में नाम दर्ज मिले हैं। इसको आधार कार्ड में जोड़ने के बाद एक से अधिक चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नामों को ऑनलाइन माध्यम से पहचान की जा सकेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने पिछले साल ही 2024 में निर्वाचन विधि अधिनियम के तहत आधार कार्ड को वोटर आईडी में जोड़ने को उपबंध किया है। और मंत्री जी, आप निश्चिंत रहिए, आपके, मेरे और इस देश के सभी नागरिकों के निजी डेटा सुरक्षित हाथों में है। इसके लिए हमने कई साइबर एजेंसियां भी नियुक्त की है जो साइबर क्राइम जैसे अपराधियों पर नजर रखे हुए हैं। Any supplementary question? Yes, Mr. Rani. महोदय, इस लिंकेज की प्रक्रिया में कई सारे राज्यों में धोखेबाजी और मतदाता की सूची में हेरफेर सूची में सामने आई है। इसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं महोदय, ऐसी कोई जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग के पास नहीं है और ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया है। और यदि आता है तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने पर हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 103, मिस्टर मयूर। माननीय महोदया, न केवल इस संसद में बैठे लोग बल्कि पूरा देश जानता है कि भारत के कई लोग
और शिक्षा, व्यापार और रोजगार जैसे अनेक उद्देश्यों के लिए दूसरे देश जाते हैं। इसलिए मैं अपना प्रश्न विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि भारत के कई लोगों को दूसरे देश जाकर नस्लवाद, दुर्व्यवहार जैसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सरकार क्या भारतीय लोगों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई कदम उठा रही है? अगर हाँ, तो मैं यह विदेश मंत्री से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इन लोगों के लिए कौन कौन से निवारणात्मक कदम उठाए? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लीज। माननीय सभापति, मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके शोषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा स्थापित किया है। इस ढांचे के माध्यम से हमारे भारतीय श्रमिक विदेशों में सुरक्षित और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ई-माइग्रेट सिस्टम, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मदद पोर्टल, भारतीय समुदाय कल्याण कोष, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र, भारतीय मिशनों और पोस्ट पर हेल्पलाइंस, शेल्टर होम आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं जो विदेशों में हमारे भारतीय श्रमिकों को त्वरित सहायता प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम, सिस्टम और केंद्र हमारे भारतीय श्रमिकों को शोषण से बचाते हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने प्रमुख अंतर्राज्यीय देशों जिनमें खाड़ी देश भी शामिल है के साथ श्रम, रोजगार और सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और शिकायतों के निवारण और भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्य समूह की बैठकें आयोजित की है। 2021 का प्रवासन विधेयक जो 2021 का प्रवासन विधेयक जो सभी हिताधिकारियों के परामर्श चरण में है, का उद्देश्य प्रवासन और गतिशीलता के लिए एक व्यापक प्रवासन ढांचे की स्थापना करना है, जिसमें विदेशों में काम कर रहे सभी भारतीय श्रमिकों को शोषण से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 104 मिस्टर बी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और साथ ही आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर शिक्षा को समय समय पर लागू देना भी आवश्यक है। महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू करने की बात बार-बार की जा रही है। मुझे आपके जरिए से सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या यह नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में कोई सकारात्मक परिवर्तन हो पाएंगे? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि विपक्ष ने कहा, शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा पद्धति अभी तक 1986 में बनी शिक्षा नीति के अनुसार चलती है, लेकिन वर्तमान दौर में इस नीति में सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल सॉफ्टवेयर भी 1 महीने में अपडेट करने पड़ते हैं, नहीं तो मोबाइल हैंग हो जाएंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदया, इस तरह के बदलाव नवाचार शिक्षा में भी आवश्यक थे। इसके लिए हमने भारत के प्रख्यात विज्ञानी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, जिसमें मई 2019 में इस नीति को प्रस्तुत किया गया। इस नीति को बनाने के लिए विभिन्न लोगों और अलग-अलग राज्यों के सुझाव लिए गए, जिसमें 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए। मैं खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि अब यह नीति अंतिम रूप लेने की प्रक्रिया में है। जहाँ तक इस नीति के प्रभाव की बात करें, यह नीति न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करेगी, बल्कि उनके विभिन्न कौशलों का विकास भी करेगी और भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाएगी। इस नीति से न सिर्फ शिक्षा में नवीनीकरण, बल्कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का भी समावेश किया गया है। इसके लिए हमारी विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से कई हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है और दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि विरोधी नेताजी को NEP 2020 के संबंधित कोई शंका न बची होगी। क्वेश्चन नंबर 105 मिस्टर प्रथमेश गायकवाड़। माननीय सभापति, मैं रक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि एक भारतीय थिंक टैंक के माध्यम से एक अध्ययन किया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि हमारी बड़ी संख्या में रक्षाकर्मी गंभीर तनाव में, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल देश में आत्महत्या, आपसी हिंसा और अन्य अप्रिय घटनाएं हो रही है। इस गंभीर तनाव के कारण कुछ रक्षाकर्मी अपनी सेवाएं छोड़ रहे हैं। यदि यह सही है तो हमारी सरकार क्या कर रही है, और यदि सरकार कुछ कर रही है तो पिछले 3 वर्षों में
इस गंभीर तनाव के कारण अपनी सेवाएं छोड़ने वाले रक्षा कर्मियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही वर्तमान में सेवा दे रहे रक्षा बलों के तनाव को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है और सेवा में लगे रक्षा कर्मियों के लिए कौन कौन सी बेहतर सुविधाएं और अवसर सुनिश्चित कर रही है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष को यह जानकारी देना चाहूंगी कि आत्महत्या और आपसी हिंसा के मामले न्यूनतम है और सशस्त्र बलों द्वारा उठाए गए कई उपायों के कारण इन मामलों में गिरावट आई है। इनमें रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा सिफारिश किए गए कई अध्ययनों का संचालन और कार्यान्वयन शामिल है। हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में किसी भी रक्षा कर्मी ने अपनी सेवा तनाव के कारण नहीं छोड़ी है। अंतिम प्रश्न के संदर्भ में मुझे गर्व के साथ कहना है कि सैनिकों के बीच तनाव को कम करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक काउंसलर की तैनाती, कपड़ों और भोजन की गुणवत्ता में सुधार, तनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण, वरिष्ठ अधिकारियों की पहुंच, मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान, सीमा क्षेत्र से सैनिकों की आवाजाही की सुविधाएं और विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना शामिल है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष मेरे उत्तर से संतुष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106 मिस सुप्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रूलिंग पार्टी के रेल मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न रेल मंत्री जी से यह है कि भारत में आज भी लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से चल रही है। कई ट्रेनें 1-2 दिन के देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचती है, जिससे यात्रियों को अत्यधिक इंतजार करना पड़ रहा है। भारत के कई इलाकों में इससे भी बुरे हालात है। महोदया, क्या वर्तमान सरकार इन ट्रेनों के आधुनिकीकरण तथा ट्रेनों के समय पर ध्यान देने के लिए कोई नीति अपना रही है? जहां भी देशों में शटल ट्रेन, बुलेट ट्रेन के जाल फैले हुए हैं, वहां हम पैसेंजर ट्रेनें भी ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। क्या भारत में भी ट्रेनों की इन समस्याओं का समाधान कभी हो पाएगा? क्या हम आधुनिक तकनीकों वाली नवीन ट्रेनों को भारत के हर क्षेत्र तक चलता देख पाएंगे? वर्तमान सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? इसके कुछ उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, जैसे धाराशिव से सोलापुर तक चलने वाली रेलवे देरी से चल रही है। वंदे भारत रेलवे चलाने के लिए 23 रेलवे का टाइम टेबल बदल कर उनको रुकवाना पड़ता है, और जो खेती का व्यापार है वह गति से चलने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है या नहीं? मिनिस्टर ऑफ रेलवे प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से पूछे गए प्रश्न के जवाब में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत एक विशाल देश है। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से भारत के रेल नेटवर्क का नाम तीसरे क्रमांक पर आता है। हमारे देश में रेल की स्थिति धीरे धीरे हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। रेल के गंतव्य स्थान पर देर से पहुंचने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदा से देरी होती है, तो कई बार रेल ट्रैक पर जानवरों के आ जाने से, तो कई बार रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव के कारण भी देरी हो सकती है। लेकिन महोदय, हमारी सरकार लगातार इन समस्याओं के होते हुए भी रेल की समय सारणी को सही तरीके से फॉलो करने के लिए मंत्रालय को प्रतिबद्ध किया हुआ है। हम इन समस्या से निपटने के लिए रेलवे लाइन का दोहरीकरण करवा रहे हैं। जहाँ तक बात शटल ट्रेन तथा बुलेट ट्रेन की है, तो देश के कई क्षेत्रों में योजनाएं शुरू कर दी गई है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहाँ रेलवे विभाग घाटे से जूझ रहा है, वहाँ रेलवे में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को पूरे भारत देश में पहुंचाने में समय लगेगा। लेकिन हमारी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। जहाँ तक बात वंदे भारत की है, तो यह योजनाएं कई इलाकों में शुरू कर दी गई है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में इसके लिए समय लगेगा। धन्यवाद। प्रश्न काल खत्म होता है। महासचिव बाल संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़े। अध्यक्ष महोदया, मुझे बाल संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। बाल संसद की राज्यसभा के सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे संविधान के अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां संशोधन विधेयक 2024 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 30 नवंबर 2024 को हुई बैठक में पारित किया गया था। महासचिव, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। अब
शून्यकाल आरंभ होता है। अपना प्रश्न पूछिए श्री उजेब शेख। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 अगस्त का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया और चांद पर पहुंचने वाले देशों पर चौथे नंबर पर आ गया। इस उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शनिवार 26 अगस्त को ऐलान किया कि लैंडिंग वाली जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी जनता को बताएंगे कि चंद्रयान 3 किस प्रकार लगातार कार्य करता रहेगा और किस प्रकार हमारे देश को उन्नति के पथ पर ले जाएगा? क्या यह केवल देश की जनता के पैसे की व्यर्थ बर्बादी होगी? माननीय मंत्री जी कृपया बताएं। सूचना एवं तकनीकी मंत्री कृपया जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष यह जानकारी देना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के समय माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर थे। वतन वापसी के बाद वे दिल्ली जाने के बजाय सीधे बेंगलुरु इसरो सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने विज्ञानियों को इस उपलब्धि के लिए नमन करते हुए ऐलान किया कि 23 अगस्त को अब से नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा जिस जगह पर चंद्रयान 2 की छाप है उस जगह को तिरंगा पॉइंट और जिस जगह पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिर नहीं होती। अमृत तनय वीर पुत्र को दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा, हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक सेकंड बार घूम रहा था। जब टच डाउन कंफर्म हुआ उस समय जैसे इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है? कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है, वो पल अमर हो गए। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बनकर चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य सुरक्षित और सहज चंद्र लैंडिंग, रोवर गतिशील और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन था। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले कुछ देशों में शामिल हो गया है। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन की लैंडिंग में विफलता के बाद अब चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की है। चंद्रमा पर उतरते समय संचार और नियंत्रण खो देने के कारण चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्षतिग्रस्त हो गया था। चंद्रयान 3 में भविष्य की समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना और उनका समाधान करने के लिए चंद्रयान 2 मिशन से सीखे गए सबक से विफलता आधारित डिजाइन रणनीति का उपयोग किया गया। महत्वपूर्ण परिवर्तनों में ईंधन भंडार बढ़ाना, लैंडिंग के पैरों को मजबूत करना, ईंधन भंडार बढ़ाना और लैंडिंग साइट के लचीलेपन को बढ़ावा शामिल था। यह जनता का पैसा व्यर्थ करने हेतु नहीं, बल्कि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला एक कदम था। धन्यवाद। विशेष अधिकारी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नागरिक समाज के एक सदस्य मुंबई के कुछ समाचार चैनलों और समाचार पत्रों द्वारा 2013 के भूमि अधिग्रहण विधेयक मसौदे, जिसे संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, उस पर की गई टिप्पणियों के माध्यम से विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन किया गया है। इन सबसे राजनीतिक वर्ग और सभी माननीय संसद सदस्यों की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त करते हुए अनुसूचित मंशा का आरोप लगाया गया है। अंत में आपसे इस मामले पर प्रश्न उठाने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूँ। Mr. Prathamesh, have you given notice of it earlier? You may give the notice along with the copy of newspaper cutting and statement made by media house and civil society member if recorded. I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका नोटिस आज सुबह 10:30 बजे ही दे दिया था। It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत। माननीय सदस्यगण, मैं विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का सदन में स्वागत करती हूँ एवं सदन से उनका परिचय करवाती हूँ। श्री सुरेश यादव, जो कि नेपाल के विदेश मंत्री हैं, मैं भारतीय संसद में आपका स्वागत करती हूँ।
श्री समद जादव जो कि नेपाल के रक्षा मंत्री हैं, मैं भारतीय संसद में आपका स्वागत है। ये अतिथि भारत की यात्रा पर है। हम अपने देश में इनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं इनका भारत में ठहराव आरामदायक रहे। हम इनके माध्यम से इनके देश के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे चर्चा। अब हम सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। सुश्री वैष्णवी और सुश्री सुप्रिया कोरोना के दौरान हुई समस्याओं पर सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगी। सुश्री वैष्णवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं हमारी इस बाल संसद के सदन में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर खींचना चाहूंगी। महोदय, हम सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण हमारे देश के हर क्षेत्र में बुरे प्रभाव पड़े हैं। इस सब में सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा यह है कि 2 वर्ष में कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखना पड़ा। इस दौरान प्राथमिक शिक्षा से छोटे छोटे बच्चे वंचित रह गए। इन छोटे बच्चों को 2 वर्ष तक शिक्षा से दूर रहना पड़ा। बच्चे ऑनलाइन माध्यम से भी नहीं जुड़ पाए क्योंकि भारत में हर तबके के पास ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। महोदय, मैं सरकार से इन बच्चों की शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई उचित कदम उठाने और पर्याप्त नीति बनाने का आग्रह करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, इसी के साथ में एक और बात पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के माता पिता गुजर गए। अब इन्हें पालने वाला कोई नहीं रहा और कई जगह वृद्ध लोगों का एकमात्र कमाने वाला सहारा कोरोना ने उनसे छीन लिया। महोदया, सरकार का ध्यान मैं इस तरफ भी खींचना चाहती हूँ कि वे वृद्ध एवं छोटे बच्चों के लालन पालन के लिए कोई उचित कदम उठाए। और मुझे यह भी लगता है कि सरकार TMA फंड यह योजना जल्द से जल्द शुरू करे। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचाई। हमारे देश में भी इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़े। लेकिन महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना से उत्पन्न हुई परिस्थिति लड़ने की हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किया है और इस कोशिश में हमारी सरकार सफल भी रही है। हम कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार के प्रति गहरी सांत्वना रखते हैं। उन परिवारों की मदद के लिए हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। हम कोरोना से मरने वाले लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि मरने वाले की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार द्वारा कोरोना मुक्त के परिवारों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है जिससे उनको आर्थिक सहायता मिल सके। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारी सरकार द्वारा कोरोना मृतक के परिवारों के लिए बनाई गई योजना को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कोरोना मृतकों के परिवारों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को सदन के सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल द्वारा उठाए गए मुद्दे से सहमत हूँ कि कोरोना काल में कई घर तबाह हो गए। लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयास कर रही है। ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नई नई योजनाएं भी हमारी सरकार ने लागू की है। उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भी हमारी सरकार सदैव तत्पर रही है। हमारी सरकार ने कोरोना के दौरान ड्यूटी पर मरने वाले सरकारी कर्मचारियों को 50 लाख तक का मुआवजा और उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरियां देने की घोषणा भी की है। साथ ही हमारी सरकार ने वृद्धजन जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं है उनको भत्ते देने की घोषणा भी की है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सभी सदस्यगणों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी सरकार ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस काल के दौरान शिक्षा में व्यवधानों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा मंत्री जी को आग्रह करता हूं कि वो सरकार की शिक्षा जगत की कल्याणकारी योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में कई शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करना पड़ा, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखा गया। उस दौरान दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले बच्चे जिनके पास मोबाइल या ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का साधन नहीं था, उनके लिए टीवी पर विभिन्न चैनलों के द्वारा शिक्षा पहुंचाई और ई-लाइब्रेरी जैसे पोर्टल खुलवाए गए। स्कूल खुल जाने पर कई ब्रिज कोर्स कार्यक्रम बनाए गए क्योंकि शिक्षा में रहे गैप को दूर किया जा सके। इस दौरान मूल्यांकन पद्धति में भी बदलाव लाया गया। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का कोरोना काल में देहांत हो चुका, उनका केंद्रीय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान भी किया गया। अब हम सदन में नए विधेयक पर चर्चा करेंगे। इसका नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य
वाणिज्यिक विधेयक 2024। माननीय कृषि मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं किसानों की वर्तमान समस्याओं को दूर करने एवं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए कृषकों को उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2024 के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रस्ताव पेश किया गया है कि किसानों की समस्याओं को दूर कर एवं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए नए बिल पर चर्चा की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है हाँ कहेंगे। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है ना कहेंगे। बहुमत हाँ कहता है, अल्पमत ना कहता है। मेरा विचार है हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे विश्वास है कि सदन के सभी माननीय सदस्य दलीय मतभेदों को भूलकर हृदय से इस नए विधेयक का स्वागत करेंगे और देश के भावी विकास में मदद करेंगे। इस बिल के माध्यम से किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का सरकार भरसक प्रयास कर रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत जैसा देश जो लगातार विकास की सीढ़ी पर अग्रसर है और वह लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय अगर कोई पीछे छूट रहा है तो वह है आज का किसान। जिस देश की नींव कृषि पर आधारित है, उस देश का किसान आज घुटकर जीने को मजबूर है। इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए और हमारे पालनहार को खुशहाली से भरने के लिए मैं सदन के सामने यह बिल प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं यह बिल, जिसका नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2024, सबके सामने प्रस्तुत करूँ। इस बिल के तहत किसान सब एपीएमसी मंडी के बाहर जाकर भी अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होगा तथा किसी भी व्यापारी को अपना अनाज बेच सकता है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से विक्रय करने पर केंद्र को और राज्य को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को ई ट्रेडिंग मंच दिया जाएगा जिससे किसान ऑनलाइन फसल विक्रय कर सके। किसानों के लिए एमएसपी बढ़ा दी जाएगी। माल ढुलाई तथा उपकर किसानों को बेचने की आवश्यकता नहीं है। देश के किसी भी हिस्से में किसान फसल बेच सकते हैं। किसान व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ेंगे जिससे बिचौलियों का लाभ समाप्त होगा। धन्यवाद। मोशन मूव यस। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ क्योंकि प्राइवेट कंपनियां किसानों से करार होने के बाद करारों का उल्लंघन करने लगे तो हमारे देश का गरीब किसान इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने कैसे लड़ेगा। इससे तो हमारे किसान पुरानी स्थिति में पहुंच जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में हूँ क्योंकि मुझे यह लगता है कि अगर किसान अपनी फसलें अपने दामों में सीधे व्यापारियों को बेचेगा तो उसका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस बिल का विरोध करता हूँ क्योंकि यह बिल पारित होता है तो प्राइवेट कंपनियां अपने मनमाने ढंग से काम करने लगेंगी जिससे एमएसपी के बंद होने का खतरा है। अगर एमएसपी बंद होता है तो किसानों को उनके फसलों के सही दाम नहीं मिल पाएंगे। इससे फसलों को नहीं किसानों को उनके फसलों के सही दाम नहीं मिल पाएंगे। जय जवान जय किसान नारे वाले इस देश में किसानों की बेहाली को दूर करने का यह सही तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ क्योंकि वर्तमान में पुराने कृषि कानूनों के तहत किसानों को अपना अनाज बिचौलिए के माध्यम से बेचने को मजबूर होना पड़ता था, जिसके कारण बिचौलिए मुनाफाखोरी करते थे। इस नए कानून के कारण उनकी मुनाफाखोरी बंद हो जाएगी और किसानों को जरूर लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में हूँ क्योंकि इस बिल की सहायता से भारत देश के किसान अपनी फसल स्वतंत्र रूप से अपने दामों में बेच पाएंगे और उन्नति का कदम बढ़ाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भी इस बिल का समर्थन करती हूँ। जो इस विधेयक के पारित करने के पक्ष में है हाँ कहेंगे। जो इस विधेयक के पारित करने के पक्ष में नहीं है ना कहेंगे। बहुमत हाँ कहता है, अल्पमत ना कहता है। मेरा विचार है हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। विधेयक पारित किया जाता है। अब सदन की कार्यवाही कल पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। धाराशिव की ओर से संसद में क्या होता है और संसद किस पद्धति से देश का प्रतिनिधित्व करती है, इसका हमारे चौधरी सर जिन्होंने
बच्चों के माध्यम से, उनके अभिनय के माध्यम से यहाँ पर सादरीकरण करने का प्रयास किया है। मैं आज के जो सम्मानीय अतिथिगण है इन्हें इसके ऊपर जो है अपना मंतव्य व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर। नवोदय अपना विद्यालय और उनके प्राचार्य और अध्यापक और सभी सांसदगण, सर मैं तो पहले मैं क्या खुशी आपकी जताऊं। नवोदय को यही मैं बोलता हूं कि दिल, आप मेरा दिल कितनी बार जीतोगे। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। मी स्वतःला भाग्यवान समजतो सर। संसदेत जाण्याचं कधी मला भाग्य लाभलं नाही, कारण आपण कॉमन मॅन। मात्र या बाल संसदेमध्ये येण्याचं भाग्य आपल्यामुळं आणि आपल्या सर्वांमुळे लाभलं, याबद्दल पुन्हा एकदा आपले आभार। आपल्या स्पीकरला मी पाहत होतो तर मला खरंच संसदेत बसल्याची आणि आपले राष्ट्रपती मुर्मू यांच्याकडे बघितल्याची आठवण या ठिकाणी होत होती। थोडं छान अशा प्रकारचं आपलं प्रेझेंटेशन राहिलं। दुसरा मुद्दा की मी इथं पाहत असताना किंवा आपल्याशी ऐकत असताना म्हणजे कुणाच्याही चेहऱ्यावरला जो भाव असेल तो दुय्यम दर्जाचा भाव नव्हता, डुप्लिकेशन कुठेही नव्हतं। मी बारकाईनं दुसरे पॉइंट नोट करत होतो आपले, की आपले हे सगळं चाललेलं आहे तर आपण काय करतो की प्रतिकृती आहे। मात्र प्रतिकृती करत असताना कुणीही डुप्लिकेट भाव आपल्या चेहऱ्यावर एकाच्याही नव्हता। त्याबद्दल खूप खूप पुन्हा एकदा आपले अभिनंदन आहे। आपल्याला दुसरा मुद्दा सांगतो की आपण संसदेची इथं सर्व काही जे काही खासदार मंडळी, मी आभार या ठिकाणी अभिनंदन सरांचं करायचं राहून गेलो। ग्रेट ग्रेट आपलं जे काही हे झालेलं आहे खूप मान देतो, सांगितलं आहे। तर हे होत असताना आपल्याला बधाई देतोय की अशाच प्रकारची सर्व टीम ही जी आपली असेल, स्पीकर पासून ते सर्व खासदार असे संसदेत त्या ठिकाणी जावत भविष्यामध्ये आपल्या या ठिकाणी इच्छा व्यक्त करतो। आणि जाताना एकच मुद्दा आपल्या पुढे क्लिअर करतो मित्रांनो, की बाल संसद आहे याच्यातून खूप काही म्हणजे जे मुद्दे आम्ही प्राचार्य चर्चा करत होतो की आम्हालाही माहित नसतात। शून्य काळ काय असतो, म्हणजे त्याला जो काही विरोध या ठिकाणी करायचा असेल कशा प्रकारचा असतो, आणि या असणाऱ्या आपल्या टीचरला, प्राध्यापकांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो की याच्यामध्ये गदारोळाचा कुठल्याही या ठिकाणी बाल संसदेमध्ये घातलं नाही। ते आपल्यासाठी आपण टीव्ही पाहू शकत नाही, म्हणजे म्हणून म्हटलंय की तुम्हाला की त्यांनी सुद्धा या संसदेने संसद कशी चालवायची हे आपल्या नवोदय विद्यालयाकडून शिकावं। अशा प्रकारची या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा मला बोलवलं त्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो आणि आपल्या वाणीला विराम देतो। जय हिंद। त्याबद्दल सर साठी एकदा हे आमचे आजचे जे खासदार आहेत, जे संसदेमधले खासदार आहेत आणि त्याला समत करणारे जे सदस्य आहेत, इलेक्टेड एमपी मेंबर ऑफ पार्लमेंट, यांनी सगळ्यांनी जे आहे जोरात सर साठी टाळ्या वाजवायच्या। आणि आमचे विद्यालयाचे प्राचार्य सर यांना या ठिकाणी जे आशीर्वचन आणि त्यांचे शब्द या ठिकाणी ठेवण्यासाठी मी सरला अनुरोध करतो। सन्माननीय प्राचार्य सर। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री कदम सर, त्यांचे मित्र कदम सर, चौधरी सर, गोमाले सर आणि त्या बाल संसदचे सर्व छोटे छोटे निवडलेले खासदार। पहिल्यांदा चौधरी सर, गोमाले सर त्यांच्या टीमचं अभिनंदन। सरच विद्यार्थी जवळ 8वीचे आहेत, 9वीचे कोणी आहे याच्यामध्ये? 8वी आणि 7वी खचित बघताना जसं सरना आनंद होतो तसा मलाही आनंद होत होता। ज्या पद्धतीने तुम्ही लोकांनी कमी वेळेत हे तयार केलंय हे खरोखर प्रशंसनीय आहे। चौधरी सर, गोमारे सर आणि खरोखरच तुम्ही प्रयत्न केलेत, यांच्याकडनं पाठ करून घेतले, तयारी करून घेतले, हे सगळं दिसतंय। थोडस मी हा कार्यक्रम इथं करावा का नाही याबद्दल साशंक होतो। या छोट्या रूम मध्ये बसून आले, पण त्यांनी त्या पद्धतीने जसं पाहिजे तशा पद्धतीने तसा इथं ठेवायचा प्रयत्न केलाय
आणि शिक्षकाची जी पाठीमागचं जी आशा आहे त्या आशाला मूर्त स्वरूपामध्ये आणायचं काम तुम्ही सगळ्या या 8वी आणि 7वीच्या विद्यार्थ्यांनी केलं असं म्हटलं तरी हरकत ठरणार नाही. त्यामुळे तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन. ऍक्च्युअली माझ्यासाठी भरपूर काही बोलले तुमच्यासाठी आणि हा तुमचा प्रोग्राम अतिशय सुंदर नेटका मी म्हणेन आणखी शब्दामध्ये अतिशय नेटका अशा स्तरावरती 8वीच्या विद्यार्थ्यांकडून चालू केला जावा ही क्वचितच आनंदाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. हे मौल्यवान आशीर्वाद तुमच्या शिक्षणात तुम्हाला मिळाले पाहिजेत की एक तुम्ही मनात गोष्ट बाळगा आणि पुढचं फ्युचरही तुमचं छान होईल. सगळ्यांचं धन्यवाद, सगळ्यांचे आभार, सरांचं स्पेशल आभार सर इथे आल्याबद्दल आणि तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन. छान प्रकारे तुम्ही सादरीकरण केलं. थँक्यू. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी आहे कर्णधार या रूपानं कॅप्टन आमचे सन्माननीय प्राचार्य सर इंगळे सर यांचं आजच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी जे समर्थन केलं, जे प्रोत्साहन, जे मनोवर्धन केलं त्यासाठी सरचं सुद्धा जे आहे या ठिकाणी आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो. आमचे निषाद सर म्हणजे प्रत्येक संसदच्या चेहऱ्यावर काय हावभाव आहेत हे टिपण्यासाठी आता आपण पाहतोय की ते पूर्ण जो सेट आहे तो घेऊन प्रत्येक त्या संसदच्या चेहऱ्यावर जो हावभाव आहे, बोलत असताना काय हावभाव आहे याचं चित्रीकरण म्हणजे मिस होणार नाही. प्रत्येक गोष्ट त्या ठिकाणी जी आहे कॅप्चर कशी झाली पाहिजे याचा अहोरात्र जे आहे एका प्रोफेशनल व्यक्तीपेक्षा पुढे जाऊन एक डेडिकेशन, समर्पण या पद्धतीनं जे आमचे निषाद सर करतायत खरोखर विद्यालय जे आहे. आणि याच्यानंतर जे मिक्सिंग सर जे करून जे टाकतात सर तेही तुम्हाला जे आम्ही प्रेषित करू मिक्सिंग करून हे करतात. तुम्ही तुमच्या संग्रही तुमचा व्हिडिओ तर घेतला पण विद्यालयाचा व्हिडिओ जो आहे तो जे आहे खूप छान पद्धतीनं ते डिझाईन करून पाठवतात, एडिट करून पाठवतात. तोही तुम्हाला सर आम्ही प्रेषित करू जो तुम्ही. आणि थँक्स वन अँड ऑल ज्यांनी जे ज्ञान अज्ञान या सगळ्यांनी या ठिकाणी मदत केली.